लोकेन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार भोपाल में। नमस्कार। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जब 5 जून को पूरी दुनिया में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो इस दिवस की महत्ता कितनी बढ़ जाती है? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस की महत्ता 5 जून को तो रहती ही है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को पर्यावरण संरक्षण के लिए मनाया जाता है। लेकिन आज जिस दौर से पूरी मानवता, पूरा विश्व गुजर रहा है, उसके लिए पर्यावरण की चिंता करना सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हम सब महसूस कर रहे हैं कि इस प्रकार हमारे पर्यावरण में जो बदलाव, परिवर्तन आ रहे हैं, और इसके अलावा जो बहुत सारे जलवायु परिवर्तन के कारण और पर्यावरण के अन्य जो पहलू हैं, जिनके प्रदूषण के कारण जो समस्याएं हमारे सामने उपस्थित हो रही हैं, उनके दृष्टिगत हम सबको ये विचार करने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने पर्यावरण को बचाएं ताकि पृथ्वी का अस्तित्व बना रहे और मनुष्य का अस्तित्व बना रहे। बिल्कुल सही कहा आपने। और हर साल एक थीम को लेकर विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की परंपरा चली आ रही है। 2024 की थीम की बात करें तो वो क्या है? इस वर्ष की थीम है आवर लैंड आवर फ्यूचर, मतलब हमारी भूमि और हमारा भविष्य। तो हमारे भविष्य को भूमि से जोड़ा गया है, और इसमें जो विशेष रूप से जिन बातों पर ध्यान रखना है कि ऐसी भूमि, ऐसी ज़मीन जो कि डिग्रेडेड है, मतलब अच्छी अवस्था में नहीं है, अब मतलब उसकी स्थिति बंजर है या उसका उपयोग करने के लायक नहीं है उस भूमि को हम कैसे वापस बहाल करें, उसको कैसे रिस्टोर करें। इसके अलावा डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण की एक समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जिन इलाकों में पानी की समस्या है, सूखा ज़्यादा पड़ रहा है, जहाँ पर ज़मीन में नमी की मात्रा बहुत कम है, ऐसे इलाके धीरे धीरे मरुस्थल में तब्दील होते जाते हैं। और ये समस्या इसलिए आती है कि मिट्टी में नमी की कमी होती जाती है, जिसको हम ज़ीरोफिकेशन एक प्रक्रिया कहते हैं विज्ञान में। और आप देखिए कि राजस्थान में मरुस्थल हैं हमारे यहाँ, लेकिन हमारे बहुत सारे पश्चिम के इलाके जो कि राजस्थान से सटे हुए हैं, उन इलाकों में भी अगर हम पेड़ नहीं होंगे, पानी का अगर संचय ठीक से नहीं होगा, जल का संरक्षण ठीक से नहीं होगा, मिट्टी में अगर नमी की कमी होती जाती है, तो धीरे धीरे ये इलाके मरुस्थल में तब्दील हो जाते हैं। इनको हमको रोकना है। और फिर एक जो महत्वपूर्ण विषय है, वो विषय है कि हम कैसे इन इलाकों को सक्षम बना सकें कि हम यहाँ पर इन क्षेत्रों में, जो कि पर्यावरण की दृष्टि से जहाँ की भूमियाँ बहुत संवेदनशील हैं, उस भूमि पर जो मनुष्य निर्भर हैं, या जो इकोसिस्टम निर्भर है, या जो पशु पक्षी निर्भर हैं, उनको हम कैसे जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं ज़िंदगी की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, वो हम कैसे उपलब्ध करा सकें, वो तो रेजिलियंस हम कैसे डेवलप करें, उनमें वो क्षमता कैसे हम विकसित करें कि वो उस भूमि से अपने जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो उनको उपलब्ध हो सकें। इन चीज़ों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वर्ष का विषय रखा गया है आवर लैंड आवर फ्यूचर, क्योंकि हमारा भविष्य हमारी भूमि से जुड़ा हुआ है। अगर हमने ज़मीन का, मिट्टी का ख्याल नहीं रखा तो हमारा भविष्य बहुत उज्ज्वल नहीं होगा। और ये तो आपने इस महत्वपूर्ण थीम का जिक्र किया और जिसकी जिम्मेदारी सभी की बनती है। अच्छा लोकेन जी, पिछले लंबे अरसे से विश्व पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं, और जब पूरी दुनिया चिंतित हुई तब ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बहुत सारे सम्मेलन और बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार का सिलसिला शुरू हुआ। इन वर्कशॉप का, सेमिनार का, सम्मेलनों का सार आप क्या देख रहे हैं? कितने लोग सचेत हुए हैं? कितनी कार्रवाई शुरू हुई? देखिए, जो बौद्धिक चिंतन होता है इस प्रकार की कार्यशालाओं में, जो हमारे सेमिनार्स होते हैं, संगोष्ठियाँ होती हैं, वो बौद्धिक चिंतन निश्चित तौर पे हमको एक रास्ता तो दिखाता ही है। और जो अध्ययन होते हैं वैज्ञानिक, वो हमको बताते हैं कि समस्या की गंभीरता कितनी है, और इस प्रकार के वार्ताओं में, चर्चाओं में, विचार विमर्शों में एक कुछ न कुछ रास्ता निकल के आता है। लेकिन मैं आपको इस अवसर पे ये निवेदन करना चाहूँगा कि वैज्ञानिक अध्ययन बहुत स्पष्ट हैं, बौद्धिक चर्चाएं भी बहुत पर्याप्त रूप से हो चुकी हैं, पर्याप्त रूप से ज्ञान हमारे पास में उपलब्ध है। आज ज़रूरत है कि हम कैसे इस ज्ञान को हकीकत में बदलें, ज़मीन पर उतारें, कुछ काम करें। अब आप देखिए, एक छोटा सा मैं उदाहरण आपको देता हूँ। यदि हमारे कई आज अखबारों में, सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं कि जहाँ पर पेड़ हैं वहाँ पर तापमान कम है, और जहाँ पेड़ नहीं है वहाँ तापमान ज़्यादा है, ये खबरें आ रही हैं। इनको आप वैज्ञानिक रूप से सिद्ध भी कर सकते हैं।
अब आप देखिए कि शहरों में आज कई जगह जहाँ घने पेड़ थे, वो कई प्रकार की हमारी आवश्यकताओं के कारण, शहरीकरण के कारण उन पेड़ों को हमको काटना पड़ा। और आज ये स्थिति हो गई है कि इतनी तेज़ गर्मी है कि हमको ट्रैफिक सिग्नल्स पर या राहगीरों को, सड़क पर चलने वालों को छांव नहीं उपलब्ध है। हमको तंबू लगा करके उनको छांव देनी पड़ रही है, उनके और पानी की बौछारें करके थोड़ा सा शीतल वातावरण उपलब्ध कराना पड़ रहा है। ये जो मतलब कृत्रिम रूप से हम उनको जो सुविधाएं या आवश्यकताएं उपलब्ध करा रहे हैं, ये प्रकृति ने हमको दी थी। आप किसी पेड़, आज भी बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिनके नीचे आप खड़े हो जाइए तो न सिर्फ आपको छांव मिलेगी, बल्कि वो शीतल पानी की बौछारें भी आपके ऊपर देगा, जिससे आपके मन और शरीर दोनों को शांति मिलेगी। लेकिन वो हमने जो हमारे पास में उपलब्ध था उसको तो हमने नकार दिया, इनकार कर दिया, उसको समाप्त कर दिया, और अब हम कृत्रिम रूप से वो व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो आप देखिए कि पर्यावरण की जो मूल समस्या है वो ये है कि अब हमको ज़मीन पर उतर के काम करना पड़ेगा। हमको कुछ न कुछ हमको अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों को कटने से बचाना पड़ेगा, पानी का संरक्षण करना पड़ेगा, ऊर्जा का संरक्षण करना पड़ेगा, ताकि कम से कम कोयला आधारित बिजली संयंत्रों का पे हमारी निर्भरता कम हो, ताकि हमारा पर्यावरण में जो होने वाला वायु प्रदूषण है, ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है, वो कम हो, ताकि हमारी जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या कम हो। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अगर जब तक कि हम इन समस्याओं को सही रूप से, सरल रूप से नहीं समझेंगे, हम समस्या की जड़ तक नहीं पहुंच सकेंगे और फिर हम कृत्रिम उपाय अपनाते रहेंगे। बिल्कुल सही कहा आपके, जब तक हम नहीं समझेंगे, नहीं चेतेंगे, तब तक ये पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान बड़ा मुश्किल है। और हम देख रहे हैं कि ऐपको यानी पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन पिछले लंबे समय से लोगों को चेता भी रहा है, जागरूक भी कर रहा है। इसके क्या परिणाम निकल कर सामने आए हैं और कितने लोग, खासतौर से युवा पीढ़ी कितनी जागरूक हो रही है? बिल्कुल ठीक कहा आपने संजय जी कि युवाओं को जागरूक करना और उनकी भूमिका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये जो इस वर्ष की थीम में भी कहा गया है कि यही वो पीढ़ी है जो जिम्मेदार है इस प्रकार की जो स्थिति हमारी निर्मित हुई पर्यावरण की, इसके लिए वर्तमान पीढ़ी ही जिम्मेदार है। और अच्छी बात यह है कि इसी पीढ़ी के पास एक मौका भी है, एक अवसर है कि हम अपने पर्यावरण को सुधार लें। अन्यथा जो आने वाली पीढ़ी है और विशेष रूप से युवा और बच्चे हैं, उनके जीवन में चुनौतियां और ज़्यादा जटिल और बढ़ती जाएंगी। ऐसी स्थिति में बच्चों को और युवाओं को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना, संवेदनशील बनाना, उनको शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। इस दिशा में जैसा आपने कहा, ऐपको लगातार कई वर्षों से काम कर रहा है। स्कूलों, विद्यालयों में हमारे तमाम इको क्लब्स सेटअप हैं, वहाँ पर हम बच्चों के साथ पर्यावरण की तमाम गतिविधियाँ पूरे प्रदेश में करते हैं। इसके अतिरिक्त मिशन लाइफ के अंतर्गत गत वर्ष हम लोगों ने 5 जून से लेकर के इस साल जनवरी तक हर ज़िले से 30 से 40 युवाओं को चिन्हित करके उनको मिशन लाइफ के बारे में प्रशिक्षित दिया। आज हमारे पास में प्रदेश में 1200 ऐसे युवा हैं जो कि लाइफ वॉलंटियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। उनको हमने पर्यावरण के बारे में जानकारी दी, वो अपने स्थानीय स्तर पर क्या काम कर सकते हैं पर्यावरण को बचाने में, उनको क्या सहयोग दिया जा सकता है, इसके ऊपर हमने चर्चा की। और मिशन लाइफ, जैसा आप जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ग्लासगो में इसकी घोषणा की थी, और मिशन लाइफ जलवायु परिवर्तन को निपटने का नागरिक आधारित, जन आधारित एक सब बहुत बड़ा उपाय है, जिसमें उन्होंने सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कम करने की बात की है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कम करने की बात की है, ऊर्जा संरक्षण की बात की है, जल संरक्षण की बात की है। तमाम ऐसे उपाय बताए हैं कि खाद्य प्रणाली, हमारी भोजन व्यवस्था ऐसी हो जो हमको स्वस्थ बनाए, हमको फिट रहना है। इन 6-7 बिंदुओं पर विशेष रूप से मिशन लाइफ के अंतर्गत ध्यान दिया गया, और हमने युवाओं की एक बड़ी एक टीम तैयार की है ज़िलों में, और निश्चित तौर पे उनसे हम संपर्क में रहेंगे ताकि हम उनके जो प्रशिक्षण उनको दिया है और उनकी जो ऊर्जा है उसका हम पर्यावरण संरक्षण करने में उपयोग कर सकें। लोकन जी, एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कि कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की जो बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं, उसके बाद क्या अब नई संभावनाएं उपज कर आ रही हैं, और आने वाले समय में किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज और वैश्विक तपन को कम करने की दिशा में प्रयास पूरी दुनिया मिलकर कर रही है, भारत के साथ साथ? देखिए, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की आपने बात की विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में, तो अगला जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो है अज़रबैजान में होने वाला है। और आप देखिए कि अगर हम पिछले कई 3, 4, 5 कॉप्स को देखें, तो जो अब मूल मुद्दा आ गया है कि हम कोयला आधारित जो हमारी अर्थव्यवस्था है, कोयला आधारित ऊर्जा अर्थव्यवस्था जिसको हम कह सकते हैं, इससे हट करके
हम नवकरणीय ऊर्जा की तरफ कैसे जा सकें। और सारी दुनिया का ये आग्रह और है कि हमको कम से कम कोयले का दहन करना चाहिए ताकि ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कम हो। लेकिन भारत है या चीन है या भारत जैसे अन्य देश हैं जिनकी इकॉनमी आज भी कोल बूस्ड इकॉनमी है और हम कई वर्षों तक हमको हमारी ऊर्जा के लिए कोयला पर निर्भर होना होगा। ये बात भी सच है कि भारत दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम किया है, भारत दुनिया का एक बहुत उभरता हुआ देश है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 500 गीगावाट बिजली क्षमता का गैर पारंपरिक स्रोतों से जो लक्ष्य लिया है वो बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है जिसको हमको 2030 तक प्राप्त करना है। इससे हमारी ऊर्जा क्षमता का 50% जो आवश्यकता है उसका जो 50% है हम नवकरणीय स्रोतों से प्राप्त करेंगे। तो एक ये बड़ा मुद्दा है। दूसरा लॉस एंड डैमेज का कि अभी तक जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो गरीब मुल्क हैं उनको जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा। और जो लगातार नुकसान होते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तूफ़ान आ रहे हैं। अभी बांग्लादेश में जो तूफ़ान आया रेमल, उससे हम लगातार तूफ़ान, बाढ़, सूखा, इसकी जो समस्या है और इसकी आवृत्ति तेज़ी से बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोग इसकी परिधि में आते जा रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। उनको और ऐतिहासिक रूप से इन सब की भरपाई का मुआवजा कौन देगा, ये एक बड़ा मुद्दा दुनिया के सामने, इसको लॉस एंड डैमेज के रूप में हम जानते हैं। इसके ऊपर भी कुछ निर्णय हुए हैं पिछली कॉप में, लेकिन एक पूरी रूपरेखा, एक प्रोटोकॉल सभी बनने हैं, तो आगामी कॉप में इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात है। बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी हैं जो कि हमको ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से बचा सकती हैं, कम कर सकती हैं। वो टेक्नोलॉजी बहुत महंगी हैं। क्या वो टेक्नोलॉजी जन सामान्य को, गरीब देशों को, भारत जैसे विकसित विकासशील देशों को क्या उपलब्ध होंगी और उसके लिए क्या हमको भरपाई करना पड़ेगी। ये ऐसे मुद्दे हैं जो कि दुनिया के सामने हैं जिन पर चर्चा होनी है। और सबसे बड़ा है स्टॉक टेक। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, 5 साल बाद उसका मूल्यांकन लेखा जोखा होगा। हमने जो कहा था कि 2020 में 2025 तक हम क्या कर पाएंगे, कितना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन हम कर पाएंगे, कम कर पाएंगे। जिन देशों ने जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तौर पे अपने लक्ष्य दुनिया के सामने रखे थे, उन लक्ष्यों के विरुद्ध क्या हमारा परफॉर्मेंस है, हमारी क्या उपलब्धियां हैं, इसका भी आकलन कॉप में होगा। तो ये 3-4 बड़े मुद्दे हैं जो कि कॉप के सामने हैं और भारत ने निश्चित तौर पे बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और सबके समन्वय के साथ ही ये स्थिति हम पैदा कर सकते हैं। और इससे पहले कि बातचीत को ख़त्म करें, पर्यावरण दिवस की बात हो रही है और एप्को के प्रतिनिधित्व के रूप में आप हमसे मुखातिब हैं। क्या टिप्स देना चाहते हैं हमारे सुनने वालों को कि वो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किस प्रकार से अपनी भूमिका का डेली रूटीन में निर्वहन कर सकते हैं? देखिए, सब ये शासन और समाज और व्यक्ति तीनों को मिलकर के ही पर्यावरण की समस्या को, इस चुनौती को सुलझाना होगा। हम सिर्फ शासन के भरोसे नहीं रह सकते, क्योंकि ये व्यवहार में परिवर्तन, हमारे जीवन व्यवहार में परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और बिहेवियरल चेंजेस अगर नहीं हुए, हमारी जीवन शैली में परिवर्तन अगर नहीं हुए, तो कितना भी हम प्रयास करें, हम इस समस्या से नहीं पार पाएंगे। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में खुद देखना होगा कि उनका अपना पर्यावरण के प्रदूषण में या ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, क्या हम औसत से कम हैं या ज़्यादा हैं, हमारी कौन सी गतिविधियां हैं जो पानी का अधिक उपयोग कर रही हैं, ऊर्जा का अधिक उपयोग कर रही हैं, क्या हम पेड़ों को लगा रहे हैं, क्या हम पेड़ों को काट रहे हैं, क्या हम अपने प्लास्टिक वेस्ट को लेकर के चिंतित हैं, क्या हम अपने जीवन शैली में प्लास्टिक के इस्तेमाल का उपयोग कम से कम कर रहे हैं। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को अगर हम अपने स्वयं के ऊपर आकलन करें, क्या हम अपनी आवश्यकताओं से अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, क्या हम अपनी आवश्यकताओं से अधिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। आपने जो बातचीत की उस संबंध में मुझे योगी अरविंद का एक बहुत ही प्रसिद्ध वाक्य याद आ गया। उन्होंने अंग्रेजी में कहा है कि पोजेशन ऑफ एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ योर नीड इज थेफ्ट अगेंस्ट नेचर। मतलब आपकी आवश्यकताओं से अधिक अगर कोई चीज़ आपके पास में है तो वो पृथ्वी के विरुद्ध, इस प्रकृति के विरुद्ध एक चोरी है। तो हम खुद को अगर झांक के देखें, क्या मेरे पास मेरी आवश्यकताओं से अधिक चीज़ें हैं, चाहे वो मैंने खरीदी हैं अपनी मेहनत की कमाई से, लेकिन कहीं न कहीं वो प्रकृति के विरुद्ध एक किस्म की चोरी है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक है। और हमारी आज की मूल समस्या ये है कि हम उपभोक्तावादी संस्कृति में जी रहे हैं, और उपभोक्तावादी संस्कृति का जो दुष्परिणाम ये है कि बहुत ज़्यादा कचरा निकलता है,
बहुत ज़्यादा चीज़ें हम ऐसी उपयोग करने के बाद फेंक देते हैं, यूज़ एंड थ्रो कल्चर है, उसके कारण समस्या आ रही, चाहे पानी हो, चाहे वेस्ट हो, चाहे प्लास्टिक हो, हर चीज़ में गाड़ियाँ हों, हम मोबाइल फ़ोन्स हों, आवश्यकता से अधिक चीज़ों को उपयोग करते हैं और उसके बाद वो चीज़ें व्यर्थ हो जाती हैं और उसका निष्पादन करना हमारी एक समस्या है समाज के लिए, व्यवस्था के लिए उसके प्रबंध करना, एक निष्पादन करना एक समस्या है। तो मेरा निवेदन यही रहेगा कि हम अपने जीवन में क्या हम छोटे छोटे परिवर्तन ला सकते हैं और आवश्यकता से अधिक संसाधनों का उपयोग हम नहीं करें, क्योंकि अगर भारत अमेरिका की जैसी जीवन शैली जीवन जीने लगेगा तो भारत को 1 नहीं 2 नहीं कम से कम 3 पृथ्वियाँ लगेंगी, तब जाकर के भारत के लोग अमेरिका की जीवन शैली को जी सकेंगे, जो हम कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि हम अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाएं। विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ हम इस बातचीत को समाप्त करते हैं। लोकेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, मुझे भी अच्छा लगा आपसे बात करके।